हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सब लोगों के मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। राम राम सभी को। मेरा नाम है भावना सिंह। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और थैंक यू सो मच आप लोग जितने भी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ज़्यादातर मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, लाइक कमेंट कर रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सभी से लोगों से कहना चाहूँगी कि मैं इतनी मेहनत करके ब्लॉग बनाती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर भी किया करो और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो। यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए, तो आज का जो ब्लॉग है ना, ये भी बहुत स्पेशल और ख़ास है क्योंकि जैसा आप सभी को पता है आज है भाई दूज। आज भाई दूज है, तो मैं आज इसी टॉपिक पे आप लोगों के साथ में एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। जो स्टोरी मैंने अपनी माँ से सुनी है, मेरी मम्मी भी सुनाती थी। जब भाई दूज के दिन हम लोग पूजा करते थे घर पे, तो मम्मी भी ये कहानी सुनाती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों के साथ में भी ये कहानी मैं शेयर करूं। तो मैं आज भाई दूज की कहानी सुना रही हूँ। आप लोगों में से कितने लोगों ने स्टोरी सुनी है और कितने लोगों ने कि यहाँ पे ये चीज़ें त्योहार फेस्टिवल ये वाला बनता है। कई जगह मैंने सुना है कि दिवाली वाली जो भाई दूज होती है ना, कई जगह उनके यहाँ पे दिवाली वाली भाई दूज बनती है, होली वाली नहीं बनती। किसी किसी के यहाँ दोनों बनती है। हमारे यहाँ तो दोनों बनती हैं, दिवाली वाली भी भाई दूज भी, उस पर भी टीका किया जाता है और होली वाली पे भी। और हमारे यहाँ पे हो, जो दिवाली वाली हो चाहे होली वाली हो, उसमें भाई लोग आते हैं बहन के घर। बहन मतलब अपने भाई का न्योता करती है, इनवाइट करती है। और रक्षाबंधन का जो फेस्टिवल होता है ना, उसमें बहन लोग जाती है अपने मायके, मतलब हम लोग जाते हैं। तो आपके यहाँ क्या कैसे इस फेस्टिवल को बनाया जाता है? प्लीज़ आप लोग भी अपना शेयर कीजिएगा। आप लोग भी बताइएगा कि आपके यहाँ आप खुद जाती हैं अपने मायके या अपने भाई लोगों को बुलाते हो, आप कैसे उस त्योहार को बनाती हो? तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की ये कहानी। तो एक एक बूढ़ी माँ होती है, उसके दो बच्चे होते हैं, एक बेटा और बेटी। तो उसकी बेटी की शादी कर देती है और वो न मतलब बहुत गरीब होते थे। एक दिन भाई दूज के दिन उसका बेटा बोलने लगा कि सभी लोग अपनी बहन से टीका करवाते हैं, माँ मुझे भी अपनी बहन के जाना है मुझे। तो वो बोलती है नहीं बेटा, तो अपन लोग बहुत गरीब है, बहन बहुत दूर रहती है, इतनी दूर है। मतलब वो पहले के ज़माने में बोलते ना, कार्य क्वेश्चन, मतलब बहुत गांव से मैं बहुत दूर है, इतनी दूर तुम कैसे जाओगे? तो भाई जिद करने लगता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे जाने की तैयारी करो, मैं तो इस बार अपनी बहन से टीका कराऊंगा ही कराऊंगा। तो फिर माँ सोचने लगती है ठीक है, तो चले जाओ। तो वो जब जाता है अपनी बहन से टीका कराने के लिए, तो उसे कितनी सारी कठिनाइयां का सामना करना पड़ता है। तो वो जैसे जाता है ना, तो आगे जाके ना एक ना नदी मिलती है। पहले नदी मिलती है उसे, तो नदी बोलती है कि मैं तेरा काल हूं और मैं तुझे डुबा दूंगी। तो वो नदी से प्रार्थना करता है कि मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूँ टीका कराने के लिए, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जब मैं वापस लौट के आऊंगा तब तुम मुझे डुबा देना। तो नदी मान जाती है बात। फिर वो आगे जाता है, आगे जाता है, चलते चलते उसे एक सांप मिलता है। सांप बोलता है उससे कि मैं तुझे डसूंगा। तो सांप को भी वो वचन देता है, बोलता है कि मैं अपनी बहन के इतने सालों बाद जा रहा हूँ, मैं उससे टीका करवा के आता हूँ और लौटते टाइम पे आप मुझे डस लेना, मैं वचन देता हूँ। तो सांप भी उसकी बात मान लेता है। थोड़ा सा आगे चलता है, आगे चलते चलते उसे और घना जंगल मिलता है और जंगल में शेर बोलता है कि मैं तुझे खाऊंगा। तो वो शेर से भी बोलता है कि मैं अपनी बहन के टीका कराने के लिए जा रहा हूँ, प्लीज़ तुम मुझे जाने दो, मैं जब आ जाऊंगा तब आप मुझे खा लेना। तो शेर भी उसकी बात मान लेता है। ऐसे करते करते फाइनली वो अपनी बहन के घर पहुंच जाता है। जब अपनी बहन के घर पहुंचता है तो बहन को बाहर से आवाज लगाता है। उस टाइम पे ना उसकी बहन, जैसे आपने पुराने समय में सुना होगा ना, वो चरखा में सूत का ऐसा कुछ कर रही होती है, उसी टाइम पे वो टूट जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि जब वो उसका टूटना भी एक अपशगुन के बराबर होता है, और जब तक वो जो धागा सूत का जो टूट जाता है ना, जब तक वो जुड़े ना तब तक ना मतलब बोलना नहीं चाहिए। तो ना वो बोलती नहीं है वो। तो भाई को ये लगता है कि यार मैं इतनी दूर से आया हूँ और ना मतलब इतनी परेशानियां झेल के आया हूँ, शायद मैं गरीब हूँ क्या हूँ। तो बताओ, मेरी बहन तो मुझसे बोल तक भी नहीं रही और सुन भी नहीं रही, कोई इसमें मेरा आना बेकार है। तो भाई ना
जैसे पीठ फेरता है और चलने को होता है ना, इतने में ही तुरंत उसका जो चरखे में वो सूत का जो धागा होता है ना वो जुड़ जाता है। तो तुरंत वो जल्दी से फटाफट उठती है और अपने भाई को आवाज़ लगाती है और कहती है भैया तुम आ गए, और बहुत खुश होती है, उसे गले से लगाती है और अंदर लेके आती है। वो इतनी खुश होती है कि उसका भाई आया है, भाई आया है तो मैं क्या करूँ, इतने सालों बाद अपने भाई को देख के मतलब वो बहुत खुश होती है। तो वो खुशी के मारे ना अपने पड़ोसन के पास जाती है और सोचती है कि भाई आया तो कुछ स्पेशल करूँ। तो पड़ोसन से पूछती है कि ना मेरा भाई इतनी दूर से आया है, मैं खाने में क्या बनाऊं और कैसे। तो उसकी पड़ोसन ना उसको मतलब मजाक में ना उल्टा बता देती है। जैसे आजकल होता है ना, लोग बाग हेल्प तो करते नहीं बट उल्टा बता देते हैं। तो वो क्या करती है ना, उससे बोलती है कि जो गोबर का जो पहले के जमाने में जो लीपते थे उसको ना तुम ना तेल में लीपना और चावल को घी में बनने के लिए रख दो। बेचारी वो ऐसे ही करती, उसको इतनी समझ नहीं होती, वो ऐसे ही करती है। अब वो ना गोबर का जो लीपना होता है ना उसको तेल से लीप देती है और चावल को घी में बनने के लिए रख देती है। अब ये तो पॉसिबल है ही नहीं है, बहुत टाइम हो जाता, परेशान होती है वो कि बहन मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, इतना टाइम हुआ है, क्या कर रही हो। तो वो अपनी ना भाई से बोलती है पता नहीं आज क्या हो रहा है कि ना तो ना घर का लीपना ही सूख रहा है और ना ही चावल बन रहे हैं। मैंने अपनी पड़ोसन से पूछा कि यार मेरा भाई आया तो क्या ऐसा स्पेशल करूं कि तो फिर उसका भाई बोलता अरे मेरी बहन भोली कितनी है तू, कि कभी तेल का लीपना सूखता है, कभी चावल घी में बनते हैं। अब एक काम कर, गोबर का लीपना पानी में कर और चावल को भी पानी में बनने के लिए रख। तो वो ऐसे ही करती है और जो लिपना वो फेरती है वो भी सूख जाता है और चावल बन जाते हैं। वो अपने भाई को अच्छे से पेट भर के भोजन कराती है, उसके बाद में भाई का टीका करती है। फिर उसका भाई कुछ टाइम बाद बोलता है उसे कि माँ भी बहुत बूढ़ी है और अकेली है तो अब मैं चलता हूँ, तो सुबह मैं निकल जाऊंगा। तो बहन कहती है ठीक है। तो बहन सुबह जल्दी उठ के 4 बजे जल्दी उठ के अपने भाई के लिए लड्डू बनाती है। तो लड्डू को बनाने के लिए पहले के जमाने में लोग चकिया का उपयोग ज़्यादा करते थे। चकिया में वो अनाज पीस रही होती है और उसे उस टाइम पे अंधेरा होता तो समझ में नहीं आती, वो लड्डू बना के तैयार कर लेती है और कुछ लड्डू अपने बच्चों के लिए रख लेती है कि सुबह बच्चे उठेंगे तो कुछ लड्डू को बच्चों के लिए रख लेती है। फिर जब बाद में वो भाई चला जाता है, सुबह जब बच्चे उठते तो बोलते हैं कि माँ मामा गए तो आपने मामा के लिए कुछ तो बनाया, हमें भी भूख लग रही है, प्लीज हमें भी दो। तो माँ कहती कि रुको रुको मैंने लड्डू बनाए थे, लड्डू देते। तो वो लड्डू को देखती है तो लड्डू का कलर येलो मतलब पीले से हरे हो जाते हैं। वो सोचती है कि लड्डू ये हरे कैसे हो गए। तो फिर जब वो देखती है चकिया के पास जाती है, तो जब चकिया को उठा के देखती है तो उसमें ना गलती से ना एक सांप पिस गया होता है, मतलब सांप उसमें छुपा होता है, तो सांप पिस गया होता है। तो वो सारे लड्डू जहर की वजह से सब कुछ हरे हो जाते हैं। बहन का दिमाग काम नहीं करता है कि अगर मेरे भाई ने वो लड्डू खा लेंगे तो मेरा भाई मर जाएगा। और वो बेचारी बहुत चिंता में घर से सब कुछ ऐसे छोड़ के दौड़ी दौड़ी भागी चली जाती है। और जब वो आगे जंगल में पहुंचती है तो वो पेड़ जो लड्डू से वो एक पोटली में बांध दी थी वो पेड़ में लटके होते हैं और भाई नीचे पेड़ की छांव में सो रहा होता है। वो सोचती पता नहीं कि मेरा भाई जीवित भी है या नहीं, सो रहा है क्या। वो जैसे ही आती तो वो चिल्लाती है भाई भाई भाई। तो भाई एकदम से उठता कहता बहन बहन तुम यहाँ कैसे आ गई और इतनी दूर कैसे, क्या हुआ। तब वो अपने भाई को पूरी कहानी बताती है कि मैंने जो लड्डू बनाए थे तो गलती से चकिया में सांप पिस गया तो वो जहर के लड्डू हो गए, तुमने खाए तो नहीं। तो भाई कहता है कि नहीं मैंने नहीं खाए। तो उसके बाद में उसको कुछ रियलाइज होता है कि मेरे से जाने अनजाने में एक गलती हुई है कि मेरे से एक सांप पिस गया है, तो इसका कुछ ना कुछ तो परिणाम होगा। वो विधाता से प्रार्थना करने लगती है कि मैं क्या करूं, ऐसे करके वो बहुत दुखी और मतलब परेशान हो जाती है कि मुझे क्या करना करती है। तो विधाता तो ऊपर से एक आकाशवाणी सी ऐसी होती है और वो बोलते हैं कि मतलब जो उसके भाई के ऊपर ना अब संकट तो आने वाला है, तो मतलब जो बदला तो लेते हैं ये सांप। तो वो कहती है कि नहीं कुछ भी हो जाए, वो बोलते हैं कि ये संकट तब चल जाएगा जब तुम्हारे भाई का विवाह हो जाएगा ना, उसके बाद से ही संकट टल जाएगा। तो वो सोचती है कि ठीक है, तो भाई से जिद करने लगती है कि अब मैं भी तुम्हारे संग घर चलूंगी। तो भाई बोलता है कि नहीं नहीं तुम्हारे छोटे बच्चे हैं ये वो, नहीं तुमने घर नहीं जाओगे। वो बोलती है नहीं मैं घर चलूंगी। इतना जिद करने लगती है तो भाई कहता है कि अच्छा चलो तो फिर ठीक है चलो। तो वो कहती है कि बस तुम 5 मिनट रुको मैं अभी आती हूँ। तो वो घर जाके कुछ सामान ले आती है कि जैसे कि रास्ते में वो सब कुछ अच्छे से हैंडल कर ले।
तो फिर वो ना जैसे ही रास्ते में चल रहे तो सबसे पहले उसे लौटते टाइम पे पहले शेर मिलता है। शेर बोलता है कि मैं तुम्हें खाऊंगा। तो उसकी बहन कहती है कि भाई तू मेरे भाई को छोड़ दे और मैं तुम्हारे लिए मांस लेके आई, तुम इसको खा लो, इससे अपनी भूख मिटाओ और मेरे भाई को छोड़ दो। तो शेर खुश हो जाता है। उसे तो खाने से मतलब होता है, पेट भरने से मतलब होता है। शेर को मांस रख देती है और वो आगे जाके सांप बोलता है कि मैं तुम्हें डसूंगा। तो वो बोलती है कि मेरे भाई को छोड़ो। मैं उसको वो सांप के लिए दूध रख देती है, तो वो दूध पी लेता है। तो वो इस तरीके से फिर आगे का नदी को वो ओढ़नी चढ़ावा चढ़ा देती है। तो नदी भी ऐसे करके वो कुशलतापूर्वक घर पहुंच जाती है। घर में बूढ़ी माँ इतने सालों बाद अपनी बिटिया को देख के बहुत खुश हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है अपनी बेटी को देख के और गले से लगा लेती है। कुछ टाइम बाद मतलब बहन जो होती है ना, उसको ये ड्रामा करना होता है, नाटक करना पड़ता है थोड़ा सा पागल होने का, जिससे कि सबको लगे कि नहीं तो सब उससे बोले थे कि घर जा, बच्चे छोटे हैं। थोड़ा पागल बनने का वो थोड़ा सा नाटक करने लगती है, भाई से लड़ने लगती है। ये सब कुछ वो कर रही थी क्योंकि उसे सब कुछ पता था। घर वाले माँ बोलती है कि तू इसे क्यों ले आया, देख तेरी बहन कैसे कर रही है ये वो। तो भाई बोलता है कि नहीं माँ, मैं घर गया था तो बहन बहुत अच्छी थी, पता नहीं मैं खुद समझ नहीं पा रहा कि बहन को आखिर हो क्या गया। काफ़ी बेचारा परेशान थे। फिर ऐसे करके भाई का एक रिश्ता आता है शादी का, भाई की शादी होती है। तो शादी में भी वो बोलती है कि नहीं मैं भी बारात में जाऊंगी। पहले के ज़माने में लेडी से बारात में नहीं आती थी, पर वो अपने भाई की जान बचाने के लिए वो बारात में जाने जाती थी। बारात में बहुत एक संकट आने वाला था, वो संकट को की घड़ी में भी आगे खड़ी होती है। ऐसे करके वो अपनी हर मुसीबत से भाई को बचाती है। तो ऐसे करते करते ना फिर फाइनली भाई की शादी हो जाती है। शादी के वाले दिन जो दूल्हा दुल्हन सोते हैं तो बहन जिद करने लगी कि नहीं नहीं इनके साथ में मैं भी सोऊंगी। तो सब लोग बोलते हैं कि अरे यार इसका दिमागी हालत ठीक नहीं है, इतना जिद कर रही है, तो चलो इसको भी सो जाने दो, इसकी जिद पूरी कर दो। तो भाई भाभी गहरी नींद में सो जाते हैं और बेचारी उसको सब कुछ पता होता है, उसे सब कुछ पता होता है, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। तो वो तो बहुत गहरी नींद में सो गए होते हैं भैया भाभी, और वो बेचारी जाग रही होती है, परेशान होती है। इतने में थोड़ी देर बाद ना वहाँ पे एक सांप आता है उन्हें डसने के लिए। तो बस तभी वो जल्दी से उठती है और उसको एक उसमें टोकरी में बंद कर लेती है। और बंद करने के बाद ना जाने कई दिनों बाद वो चैन से सोती है बेचारी। कई दिनों बाद वो चैन से सोती है और माँ देखती है कि ये चैन अभी सो रही है, तो ना सारे मेहमानों की अभी विदा कर देती हूँ, वरना ये फिर वही अपना पागलपन दिखाएगी, ये कुछ करेगी। तो माँ सबको विदा कर देती है। जब सारे मेहमान सुबह चले गए होते हैं, उसके बाद जब बहन की नींद खुलती है तो पूछती है कि सारे मेहमान कहाँ गए। तो वो बोलती है सारे मेहमान तो गए अपने अपने घर। तो वो जिद करने लगती नहीं नहीं सबको बुलाओ। तो उसकी बेटी की जिद ऐसे देख के सारे मेहमान को वापस बुलाया जाता है। फिर वो सबके सामने उसको खोल के बताती है और सारा सब कुछ बताती है कि जो भी मैंने इतना सब कुछ नाटक किया था पागलपन का, ये वो सब कुछ अपने भाई की जान बचाने के लिए किया था, कि मेरी भाई की जान बच जाए और अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं है और मेरा भाई सुरक्षित है, अब मैं अपने घर जाऊंगी। तो हर बहन अपने भाई की खुशी के बारे में सोचती है। जैसे भगवान ने उसके भाई की रक्षा करी, उस पर कृपा करी, मैं तो कहती हूँ भगवान हर किसी के भाई की रक्षा करे, सबका भाई का मंगल में हो, आनंद में हो, खुश रहे। क्योंकि कहते हैं ना भाई बहन का प्यार ही एक ऐसा प्यार होता है ना, एक अनोखा प्यार होता है जहाँ लोग झोंक लड़ाई झगड़ा प्यार सब कुछ होता है। तो ये थी भाई दूज की कहानी। आप लोगों ने पहले सुनी है या नहीं सुनी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। बचपन में मैंने ये कहानी अपनी मम्मी से सुनती थी और मैं भी मम्मी को मिस कर रही थी, तो मैंने ये कहानी आज आप लोगों को अपने ब्लॉग के माध्यम से बताइए। आप लोगों ने सुनी है या नहीं सुनी ज़रूर बताइएगा, और कैसी लगी कहानी प्लीज़ बताइएगा। और प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और सारे सभी मेरे भाइयों को हैप्पी भाई दूज, मेरी यूट्यूब फैमिली हैप्पी भाई दूज सभी लोगों को। और प्लीज़ अपना प्यार ज़्यादा से देना, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर भी कर देना। और यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, बेल आइकन कर दीजिएगा प्लीज़। और सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। एक गाना भाइयों के लिए, एक सॉन्ग तो बनता है ना, मेरा भाई तू मेरी जान है, मेरा भाई तू मेरी जान है। कहते हैं ना कि रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब बहनों के साथ भाई खड़े हो जाते हैं। भाई होने की ना एक अलग ही बात होती है। तो मैं तो कहती हूँ हे ईश्वर सभी भाइयों को कुशल मंगल रखे, सभी की सेहत अच्छी रहे, सारे भाई बहन खुश रहें और ये भाई बहन का प्यार हमेशा बरकरार रहे। बाय बाय।
राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।